हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी। अजीज़ दोस्तों, गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी चैनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं सुल्तान सर लियास सुल्तान पटेल यानी उर्फिया सुल्तान फरहत सर, मैं आपके सामने ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें गोशवार करने जा रहा हूँ। या आपके सामने जो है बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे रिक्वेस्ट की है, मुझसे गुजारिश की है कि सर जो नया जो ड्राफ्ट रूल आया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से, यानी प्राइमरी और सानवी तालीम के जो मोतमद हैं उनकी जानिब से जो जारी किया गया है, means the circular which is notification that is notified by the अंडर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशंस, और इन द मीन्स उनकी जानिब से जो भी जो है ड्राफ्ट रूल्स बताए गए हैं, तो ड्राफ्ट रूल्स पर एक कंप्लीट वीडियो बनाए। तो उसी के चलते ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स यानी जिन्होंने टीईटी पेपर 2 क्लियर किया है, और यानी टीईटी पेपर 2 पेपर 2 जिसने क्लियर किया है वो एलिजिबल होंगे ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी 6 to 8 टीचर। 6 to 8 टीचर्स के लिए अभी जो है प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अभी कुछ जो है ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं आया है। 1 to 5th टीचर के लिए अभी कोई भी रिक्रूटमेंट हमारे पास नहीं आया है। 6 to 8 टीचर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है होगा, ये ड्राफ्ट रूल्स क्या क्या हैं, तो उसके अंदर जो है हमारे पास जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, तो ड्राफ्ट रूल्स के बारे में आपके सामने बहुत सारी बातें रखने जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द ड्राफ्ट रूल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट रूल बाय द अंडर सेक्रेटरी ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑन 20th जनवरी 2022। सो 20th जनवरी 2022 को बहुत सारे रूल्स चेंज हुए, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो जो रूल है उसका नाम कहा गया है कि कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2022। मीन्स ये जो रूल पास किया गया है, इस रूल का नाम क्या होगा, टाइटल देते हैं, हर एक रूल्स को एक टाइटल होता है, तो इसका टाइटल है कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2022। सो दिस रूल्स फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ द, यानी ये जो रूल बनाया गया है, तो कौन से जो है जावियों को, कौन से जो वसाइल को, कौन से जो हवाला जात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो जिसमें हवाला जात हमारे पास है कर्नाटका सिविल सर्विस रूल 1978, कर्नाटका एक्ट 14 1990, इसी तरह कर्नाटका एक्ट 1977, इसी तरह 1967, ये तमाम जो है रूल्स को बेस बनाकर ये एक्ट बनाया गया है। दिस रूल्स इज एप्लीकेबल आफ्टर 15 days ऑफ इट्स पब्लिकेशन। मीन्स ये जो रूल पब्लिश हुआ हमारे पास 20th जनवरी यानी 20 जनवरी 2022, 2-3 दिन पहले जो ये रूल हमारे पास आया 20 जनवरी 2022 को। तो ये रूल जो है एप्लीकेबल कब होगा, 15 डेज के बाद, यानी रूल 20 जनवरी को आया है, तो आने वाली फरवरी 5 जो है, जब से जो है फरवरी की 22 जो है 5 तारीख को, यानी जो है 5/2/2022 से ये रूल जो है एप्लीकेबल होगा। अब ये पूछेंगे कि 20 तारीख को आया, फिर 15 दिन गैप क्या है, तो ये 15 दिन गैप इसलिए है कि अगर किसी कैंडिडेट्स को ये महसूस होता है कि उससे जो नाइंसाफी हुई है, इफ अ कैंडिडेट इज फीलिंग दैट द इनजस्टिस हैज हैपेंड विद मी और माय सब्जेक्ट और माय कैटेगरी, सो ही शैल फाइल ए ऑब्जेक्शन टू द कंसर्न्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, MS बिल्डिंग, अंबेडकर रोड, बिहाइंड अंबेडकर रोड 560001, यानी विधानसभा के ही कंपाउंड में, विधानसभा के बाजू ही MS बिल्डिंग है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हैं। तो वहां पर जो है आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे एस्पिरेंट ने कहा कि 15,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट आ गया, जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है। बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स ने भी जो अंधाधुन ये शुरू कर दिया है कि 15,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट आया ही है। तो अभी ये जो रिक्रूटमेंट का जो है बिगिनिंग है, मीन्स ड्राफ्ट रूल्स बिगिन हुए हैं, ड्राफ्ट रूल फ्रेम हुए हैं। इसके बाद जो है एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन होगा वो आएगा। अभी 15 दिन तक जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि इस रूल्स के अंदर ही जो है सेकंड कॉलम जो है, सेकंड पैराग्राफ जो है, सेकंड पैराग्राफ में क्लियर कहा गया है कि एनी ऑब्जेक्शन और सजेशन विच मे बी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनी पर्सन विद द रेस्पेक्ट टू द सेड ड्राफ्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड above will be considered by the state government
objections and the suggestions may be addressed to the Principal Secretary to Government Education Department, Primary and Secondary, MS Building, Dr. B.R. Ambedkar Road, बेंगलुरु 560001। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आप अपना डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको ये फील होता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, एक नाइंसाफी जो है आप महसूस कर सकते हैं, जो है कैटेगरी 2B में कैंडिडेट आते हैं या 2A में आते हैं, 3AB में आते हैं, 3A में आते हैं, ये कैंडिडेट्स की जो है जो प्रीवियस जो ओल्ड कैंडिडेट हैं जिनकी अब एज जो है 42 43 एज है, उन्होंने बहुत पहले जो ग्रेजुएशन किया है, उनका 50 जो कंडीशन है परसेंटेज की वो नहीं है, वो परसेंटेज कंडीशन या उनका परसेंटेज 50 नहीं है, 42 45 इस तरह परसेंटेज है। कैटेगरी 2A है, 2B है, 3A है, 3B है, ये कैटेगरीज वाले जो है ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। जस्ट ये आप अपने राइट के लिए फाइट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है इस एक्ट पे टिप्पणी करना या किसी भी तरह की जो तनकीद करना नहीं है, इसका मकसद जस्ट जो है आपको रूल्स जो नए बने हैं उससे आप तमाम जो है ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं, 6 टीचर्स बनने वाले जो लोग हैं जो पेपर 2 क्लियर किए हैं, उनको जो है हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में पहले ड्राफ्ट रूल बनाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उस डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या बनाता है, ड्राफ्ट रूल बनाता है। ड्राफ्ट रूल बनाने के बाद सिलेक्शन अथॉरिटी को भेजता है। हमने देखा है मोरारजी देसाई, मौलाना आजाद रिक्रूटमेंट है, तो वहां पर क्या होता है, जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट होता है उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है क्या मालूम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है वो क्या करता है, वो जो है ड्राफ्ट रूल बनाकर C&R रूल बनाकर वो सिलेक्शन अथॉरिटी यानी जो अथॉरिटी एग्जाम कराएगी या लिस्ट बनाकर जो सिलेक्शन कराएगी उनको भेजता है। यहाँ पे जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पास हो या जो है हमारे बैकवर्ड क्लासेस हो, सोशल वेलफेयर हो, यहाँ जिनके स्कूल हैं इनके पास जो है सिलेक्शन अथॉरिटी विंग नहीं है, इसीलिए ये क्या करते हैं KPSC को देते हैं। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास CSE सेल, सेंट्रल एडमिशन सेल है, तो वो रिक्रूटमेंट कराता है, अपॉइंटमेंट कराता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, 6 स्टेट प्राइमरी स्कूल का जो है रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है वो जो सिलेक्शन अथॉरिटी कौन होगी, वो सिलेक्शन अथॉरिटी CSE सेल होगा। CSE सेल जो है प्रोविजनल लिस्ट मींस एलिजिबिलिटी प्रोविजनल लिस्ट, उसके बाद जो है क्या मालूम है 1:1 प्रोविजनल लिस्ट, फर्स्ट 1:2 1:1, उसके बाद जो है प्रोविजनल लिस्ट के बाद फाइनल लिस्ट। जैसे हमारे KPSC में एलिजिबिलिटी लिस्ट, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आती है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट भी पहले जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होगी, प्रोविजनल जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट होगी, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होगी, उसके बाद फाइनल मेन लिस्ट के नाम से, मेन लिस्ट के नाम से एक लिस्ट आएगी, वो लिस्ट हैंडओवर की जाएगी DDPI को, कंसर्न DDPI को। वो DDPI जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, याद रखिए DDPI इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो है बहुत सारी जो कमेटी होती है, रिक्रूटमेंट कमेटी जो है वो सेल होता है, रिक्रूटमेंट सेल CSE के अंदर, वो रिक्रूटमेंट सेल जो है कमेटी बनाकर DDPI को लेकर, दूसरे जो है क्या मालूम है डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को लेकर वो भी मेंबर, चेयरपर्सन उसका होता है कमिश्नर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। जो कमिश्नर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास अलग अलग डिविजन्स के, वो डिविजन्स के जो चेयरपर्सन होंगे वो जो क्या होते हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं। फिर DSRTC मेंबर्स होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है मिड डे मील स्कीम का वो भी मेंबर होता है, स्पेशल ऑफिसर सेंट्रलाइज एडमिशन सेल वो भी मेंबर, सेक्रेटरी होता है, मेंबर सेक्रेटरी होता है इस कमेटी का। अपॉइंटिंग कमेटी जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कमेटी है या अपॉइंटिंग कमेटी का जो प्रोसीजर सिलेक्शन अथॉरिटी है, सिलेक्शन अथॉरिटी के ये लोग जो इसी साथ डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, कमिश्नर ऑफिस बेंगलुरु मेंबर, ये लोग अलग अलग तरह के जो है टोटल जो है 7 मेंबर्स की कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी। ये लोग सिलेक्शन कमेटी के बेस पे जो है सेलेक्ट करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कौन सी जो है चीजें इसके अंदर शामिल हैं। फर्स्ट जो है क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। TET है या TET की जो है कंपलसरी मस्ट है, TET क्लियर करना है आपको, पेपर 2 क्लियर होना है, चाहे वो कर्नाटका TET हो या सेंट्रल TET हो। लास्ट टाइम सेंट्रल TET को भी दिया गया है, उससे फर्स्ट रिक्रूटमेंट में सेंट्रल TET का जो प्रोसीजर नहीं था, सेंट्रल TET को नहीं दिया गया था, लेकिन लास्ट रिक्रूटमेंट में या उससे पहले के रिक्रूटमेंट में हमने देखा है सेंट्रल TET जो इन कैंडिडेट्स ने क्लियर किया है वो कैंडिडेट्स भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल TET
पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और जो है ग्रेजुएशन बीएड और डिप्लोमा ग्रेजुएशन, डीएड डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएड प्लस जो है डिग्री आपकी कंपलसरी होना चाहिए, चाहे बीएससी हो या बीएड हो। आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है बीए होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम के लिए जो बीएससी है। तो यहाँ पे एक चीज जो इस बार जो है एज लिमिट के लिए जो है बात कही गई, 2-2 साल यहाँ पर एज बढ़ाई गई है। एक अच्छा मौका है, 2 इयर्स यहाँ पर जो है एज लिमिट बताई गई है। यहाँ पर लोअर एज लिमिट जो है कम से कम 21 साल उम्र होना। सर मेरा जो है अब जो है 20 साल है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नो, 21 ईयर मस्ट। 21 ईयर अगर आपकी एज है तो मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम एज जो लिमिट है यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट बताई है। लोअर एज लिमिट सबके लिए सेम है 21 ईयर, वो चाहे SC ST हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी का हो, उसके लिए जो 21 एज होना जरूरी है एप्लीकेशन डालने के लिए। बट सेकेंडरी जो चीज है वो जो है 47 एज लिमिट, अपर एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट जो है SC एंड ST कैटेगरी 1 और फिजिकल हैंडीकैप, ये 4 कैटेगरीज के लिए SC ST, फिजिकल हैंडीकैप और कैटेगरी 1, इन लोगों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 47 की गई है। अगर हम पिछले नोटिफिकेशंस देखते हैं, इससे पहले जो ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स के नोटिफिकेशंस हुए या अपॉइंटमेंट हुए, उनके उस टाइम पे SC ST, फिजिकल हैंडीकैप और कैटेगरी 1 के लिए 45 एज रखी गई थी। ये जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 साल बढ़ाकर 47 किया गया है। इसी तरह जो लोग कैटेगरी 2A, 2B, 3A, 3B के लिए आते हैं, वो लोगों के लिए 45 ईयर्स एज रखा गया है। बहुत सुपर अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे कि 43 ईयर एज पहले थी। पहले का जो हमारा ग्रेजुएट टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ उस टाइम पे 43 ईयर्स थी। इस बार सरकार का जो है थैंक्स कहना चाहिए सभी को कि उन्होंने 45 ईयर एज लिमिट की है। इसके पीछे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है, हम देख रहे हैं कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना काल है, सभी कंगाल हैं। तो इसके बाद जो सब ये कहाँ से लिया गया है, तो सब रूल जो है 2-3 जो है सिविल सर्विस रूल 1977 का, उस रूल्स के हिसाब से यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पे लाए गए हैं। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो लोग इन सर्विस हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है सर्विस कर रहा है, प्राइमरी स्कूल टीचर, फर्स्ट 1 to 5th का स्कूल का टीचर है, करते करते आ रहा है, अब उम्र उसकी 50वीं है, लेकिन उसने TET पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके लिए जो है अपर एज लिमिट यहाँ पे डिफाइन नहीं की है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लोअर ग्रेड जो है इसमें काम कर रहा है, यानी 1st to 5th टीचर काम कर रहा है। उसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, किस तरह इसका तरीकेकार होगा, तो यहाँ पे CET एग्जाम के थ्रू जो है क्या मालूम है, ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होंगे का रिक्रूटमेंट होगा। हमने देखा है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये हमारे पास जो अलग अलग कंडीशंस हैं, यही कंडीशंस इस बार भी होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है ऑलरेडी बेलगावी सेशन में हमें ये बात बताई है। उसके बाद सिलेक्शन अथॉरिटी कौन होगा, CSE सेल होगा। और जो है सिलेक्शन अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, वो जो है उन्हें चाहिए कि एटलीस्ट जो है 2 लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर ज्यादा सर्कुलेट होते हैं वैसे 2 न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट का ऐड देना, ये है। उसके बाद क्यों रिक्रूटमेंट का ऐड देना, कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो रिक्रूटमेंट का देना है। उसके बाद CET बेस और सिलेबस, ये पूरी चीजें डिफाइन करने का जो पावर है वो पावर जो है सिलेक्शन अथॉरिटी को है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा उसका, तो कैंडिडेट्स ऑफ ईच कैटेगरी बिलोंग टू द नोटिफाइड सब्जेक्ट्स मेरिट बेस। सो ये मेरिट बेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मेरिट बेस है। तो मेरिट क्राइटेरिया नीचे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द TET एंड द CET एंड ग्रेजुएट डिग्री एंड द बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जितने भी जो है क्या मालूम है, TET का परसेंटेज काउंट होगा आपका। याद रखें जो 6 to 8 टीचर का रिक्रूटमेंट जो हो रहा है, पेपर 2 TET का मार्क्स काउंट होगा। उसके बाद आपके जो है ग्रेजुएशन जो है आपका उसका परसेंटेज काउंट होगा। CET एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं उसका परसेंटेज काउंट होगा। उसके साथ जो है आपका और एक जो होगा वो बैचलर ऑफ एजुकेशन रहो या आप DED विद ग्रेजुएशन रहें, तो ये भी परसेंटेज जो यहाँ पे अलग अलग काउंट होते हैं। तो मैं ये कैटेगरीज बताऊंगा। पहली कैटेगरी जो देखिए हमारे पास है, आप DED हैं, उसके बाद BED किया है और पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए ये कंडीशन है। इसी तरह BA है, BED है, पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो वो भी उनके लिए दोनों कैटेगरी के लिए कंडीशन हमारे पास जो है वो है
कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए 0.50% यानी जो है 50% जो है काउंट होगा आपका वेटेज जो है किसका, सीईटी एग्जामिनेशन का। आपका जो सीईटी एग्जामिनेशन का जो स्कोर है वो स्कोर आपका 50% वेटेज रहेगा। उसके बाद 20% वेटेज जो होगा वो टीईटी होगा, टीईटी के जो मार्क्स हैं वो जो है 20% वेटेज रखेंगे। इसी तरह ग्रेजुएट मार्क्स यानी आपकी जो भी डिग्री रहेगी वो डिग्री का जो है 20% जो है आपका काउंट होगा। इसी तरह जो है 0.10% यानी 10% जो होगा वो आपका जो है डीएड या बीएड। अगर आप डीएड प्लस डिग्री हैं तो आपका डीएड का 10% काउंट होगा, डीएड प्लस बीए प्लस बीएड है तो बीएड का भी 10% यहाँ पे काउंट होगा। और एक बार याद रखिए सीईटी एग्जाम के 50% वेटेज, 60 एग्जाम का 50% वेटेज, टीईटी एग्जाम का 20% वेटेज, ग्रेजुएशन मार्क्स का 20% वेटेज, और जो है हमारे जो भी जो है सब्जेक्ट एजुकेशन जो डिग्री होगी जैसे डीएड रहो या बीएड रहो उसका 10% यहाँ पे वेटेज काउंट होगा। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं ये तो रहा ये जो है 3 इयर्स बीएड का वही कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 4 ईयर ग्रेजुएशन, अब यहाँ 4 ईयर ग्रेजुएशन बोलती है आप लोगों समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की हम बात करें, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। सो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है उनका कैसा काउंट होगा, तो 50% सीईटी मार्क्स, 20% टीईटी मार्क्स और 30% जो है आप उनका 4 ईयर जो ग्रेजुएशन होगा उसका वो काउंट करेंगे। या 4 ईयर ग्रेजुएशन जैसे हमारे पास बीएससी एजुकेशन यहाँ पे हमारे पास कर्नाटका में नहीं है, बहुत से दूसरे स्टेट्स में है, बीएससी एजुकेशन है या जो है ग्रेजुएशन डिग्री इन एजुकेशन 4 ईयर, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज होते हैं लेकिन हमारे पास नहीं है, तो उनके लिए भी जो है वेटेज का वो मरहला इस तरह है। उसके बाद एक और एक आता है, अगर रिक्रूटमेंट के दौरान कोई कैंडिडेट है, कोई जो है शबाना है कोई रुखसाना है, शबाना ने भी जो है क्या मालूम है 70% स्कोर किया है, मेरिट 70% है उसकी, रुखसाना की भी 70% है। अब 2 कैंडिडेट्स का सेम परसेंटेज आ रहा तो व्हाट डिड इट, तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, वैसे टाइम पे जिसकी एज ज्यादा होगी, समझो शबाना की 30 साल है, रुखसाना की 40 साल है, तो रुखसाना को पहले पोस्ट देंगे, शबाना को बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक, ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो ये एज का फैक्टर आएगा, डेफिनेटली होता है, याद रखें ध्यान में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रूल्स के अंदर है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट मींस रिजर्वेशन पोस्ट कहाँ है, तो रूल 9 जनरल रूल जो है रूल 9 जो जनरल रूल 1977 है उसके हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी। और करेंट ऑर्डर्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर SC/ST के लिए जो नए जो हमारे पास रिसेंट ऑर्डर्स आए हैं वो अप्लीकेबल होंगे। एक चीज याद रखें, अगर उर्दू मीडियम जो एस्पिरेंट हैं हमारे उनके इसमें भी जो है क्या करते हैं, SC/ST के लिए भी कैटेगरी डिफाइन करते हैं, पोस्ट डिफाइन करते हैं, तो हैबत नहीं खाना। लास्ट टाइम का जो हमने जो प्राइमरी स्कूल के जो रिक्रूटमेंट देखे हैं वो रिक्रूटमेंट में मैं भी खुद था, मेरे एक दोस्त भी फ्रेंड भी जो है सेलेक्ट हुए हैं, 2-3 फ्रेंड्स, वो कौन सी बेस पे सेलेक्ट हुए हैं, तो वो जो है मेरिट में नहीं है, मगर उन्होंने जो है कोर्ट में केस फाइल किया कि जो है जो SC/ST के जो पोस्ट बैकलॉग हो रहे हैं वो पोस्ट को कन्वर्ट करके हमें जो है क्या मालूम है GM मेरिट में वो पोस्ट को कन्वर्ट करके हमें रिक्रूटमेंट में दें। तो वैसे टाइम पे जो क्या हुआ है वो पोस्ट को SC/ST के अगर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो कन्वर्ट करके जो है जनरल कैटेगरी को देते हैं। ये मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर किसी के साथ ऐसा आने वाले दौर में फील हुआ, अगर ऐसा होता है तो ऐसे कैंडिडेट्स मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी पूरी लीगल हेल्प करूंगा, आपको हर एक चीज जो है बताऊंगा इंशाल्लाह। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है नॉर्म्स अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी जो होते हैं या जो है माजूरी या जिस्मानी तौर पर माजूर जो है या डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी अलग अलग जो है हमारे पास रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। कौन से, ये डिसेबिलिटी एक्ट जो 1977 का जो जनरल रूल एक्ट है, सर्विस एक्ट, उसके हिसाब से जो है क्या करेंगे वो रिक्रूटमेंट में लेंगे। इसी तरह जो है PDP है, यानी जो प्रोजेक्ट डिस्प्लेड पर्सन या योजना निराश्रित रूह कहते हैं, या किसी प्रोजेक्ट से जो है किसी को जो नुकसान हुआ है, तो वैसे कैंडिडेट जिसको हम शॉर्टकट में PDP कैंडिडेट कहते हैं, उनके लिए जो रूल जो है 7
जुलाई 2021 को जो नया रूल आया वो रूल अप्लाई होगा, वो रूल के हिसाब से ही वो क्या करेंगे, पीडीपी कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट करेंगे। उसी के बाद जो एक चीज जो बेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा कि आने वाले दौर में हम देखते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्यादा जो है मुझे उनसे ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरी बहनों से औरतें ही ज्यादा हैं। आने वाले दौर में हो सकता है कि मर्दों को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन मांगने की नौबत आए नहीं पड़े। अब यहाँ पे देखते हैं कि नॉट लेस देन 50% वैकेंसी फॉर द वुमेन। तो ये जो है अगर समझो कैटेगरी 2B को जो है 10 पोस्ट आए तो 5 पोस्ट क्या करना, रिजर्व कर देना। किसके लिए? वुमेन्स कोटा में, महिला कोटा में, महिला अभ्यर्थी के लिए जो है रिजर्व कर देना। अब बचते हैं 5 सीट, 5 सीट में महिला अभ्यर्थी फिर आ सकते हैं। 5 सीट में जो है 5 सीट में नहीं मिली उनको सीट, यहाँ पे स्कोर में बैठ रहे हैं तो इन्हों फिर मोहतरमा ये आने वाले डेफिनेटली ये पक्का है। तो 50% से लेस जो है वुमेन्स को जो है यहाँ पे नहीं देना, 50% देना ही देना उनका कोटा, ये वैकेंसी सीट रिजर्व करना ही करना है, ये एक चीज है। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट कैसी होगी? तो फर्स्ट जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी यानी सिलेक्शन अथॉरिटी जो CAC है वो अनाउंस करेगा एलिजिबिलिटी प्रोविजनल लिस्ट, उसके बाद सिलेक्शन प्रोविजन लिस्ट, उसके बाद मेन लिस्ट। याद रखें 3 टाइप ऑफ लिस्ट इस तरह आते हैं, जैसे KPSC में एलिजिबिलिटी लिस्ट, उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट, उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है। यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर चेंज किए हैं। इसी तरह एडिशनल लिस्ट कितना आना, तो एडिशनल लिस्ट 20%, जितने पोस्ट हैं उसका 20% जो है एडिशनल लिस्ट अनाउंस कर सकते हैं। कौन सी सिचुएशंस में? यानी कि कोई कैंडिडेट को जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए थे DDPI, मगर वो कैंडिडेट जो स्पेसिफाइड टाइम है वो पीरियड में जाकर ज्वाइन नहीं होता विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। कुछ जेन्युइन रीजन है तो उस टाइम पे एक चांस देते हैं कि कोई कैंडिडेट है ज्वाइन होना था, एक्सीडेंट हुआ, ज्वाइन होना था, हेल्थ खराब हुई, या कुछ फैमिली मैटर्स हुए, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, वैसे इश्यूज में अगर आते हैं तो वैसे इस टाइम पे जो है उनको जो है चांस देते हैं वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद भी, वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद। लेकिन कैंडिडेट ज्वाइन ही नहीं हो रहा, ऑर्डर लेकर खामोश है, तो वैसे कैंडिडेट का जो है क्या करते हैं विद इन 2 ईयर्स जो है वो प्रोविजनल लिस्ट अनाउंस करने का प्रोसीजर शुरू होता है, वो प्रोविजनल लिस्ट अनाउंस करते हैं। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट अंडर रूल 5। जो अंडर रूल 5 यानी जो 1977 का रूल है या KCSR रूल 1957 है और जो है 2021 का रूल है, ये 1978 का रूल है, ये 1990 का रूल है, ये रूल्स के हिसाब से क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट होने के बाद और एक चीज है, मेन लिस्ट में आऊँ साहब मुझे ऑर्डर ही नहीं दे रहे, तो ये ऑर्डर देना या नहीं देना ये जो है DDPI की अथॉरिटी है। कुछ क्लैशेस आए तो DDPI है, हमें जो है कोर्ट को जाने का अधिकार नहीं है, इसके अंदर ये बताया गया है। उसके बाद है शेड्यूल या स्केड्यूल बोल के एक और एक जो कॉलम है पेज नंबर 7 से आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो चीज है 15,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट है, फाइनली 15,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए ड्राफ्ट है। उसके बाद जो है पे स्केल दिया गया है, पे स्केल जो ओल्ड पे स्केल को ही डाला गया है, जैसे 14,550 to 26,700। ये देखते ही छाती नको फोड़ लियो, हैरान मत हो। यहाँ पे जो है क्या मालूम है, जो प्रेजेंट पे स्केल है वो है 27,650 to 52,650। ये 650 क्या है बोलो तो ईयर इंक्रीमेंट रहता। द नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे 50% की जो है क्या मालूम है सुई आपके ऊपर लटकने वाली है। 50% एग्रीगेट डिग्री इन द मार्क्स एंड 2 ईयर DED और ईयर BEd। अगर आप जो है क्या मालूम है DED और BA बेस पर पेपर 2 क्लियर किए हैं तो आपका DED का परसेंट 50% रहना एग्रीगेट, BA का भी एग्रीगेट रहना या BSc का भी एग्रीगेट जो है 50% रहना। नहीं साहब मैं BA BEd या BSc BEd हूं तो आपका ग्रेजुएशन BSc हो या BA हो, इसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स होना या BEd में भी 50% एग्रीगेट मार्क्स होना। लेकिन एक चीज है इसी साथ जो 4 ईयर जो लोग कोर्स करते हैं उनका PUC का परसेंटेज, 4 ईयर जो ग्रेजुएशन करते हैं या 4 ईयर जो एजुकेशनल बैचलर डिग्रीज करते हैं उनका जो है PUC में 50% मार्क्स होना और जो है 4 ईयर कोर्स में भी जो है 50% मार्क्स होना ही होना है। एक चीज़ जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कैटेगरी 1 या SC ST कहेंगे या और फिजिकल हैंडीकैप, ये चारों लोगों के लिए पार्टी ही पार्टी। ये लोग जो है क्या मालूम है 45% मार्क्स की कंडीशन है, एग्रीगेट इनका 45 रहा तो बस है। हम देखते हैं BEd में एडमिशन के लिए DED में एडमिशन के लिए 45 मार्क्स की कंडीशन है, तो यहाँ पे ये लोगों को भी वही कंडीशन अप्लाई है।
तो नेक्स्ट है उसके बाद जो है और एक कंडीशन जो है टीईटी पास होना। नहीं साहब मैं डीएड हूँ, डीएड बीए हूँ, बीए बीएड हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं साहब नहीं कर सकते। आने वाले दौर में आपको अगर बीएड या पीजी है तो आपके लिए हाई स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का वो भी एक जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है। आप अपना जोर अपना दमखम वहाँ पे आजमा सकते हैं। उसके साथ जो है जीपीटीआरएस के जो है लैंग्वेजेस जो है या मीडियम ऑफ लैंग्वेज कहेंगे हम, उसके अंदर जो है चीज़ें हैं जैसे वन लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज एज ए ऑप्शनल इन द ग्रेजुएशन डिग्री कहा गया है फॉर द आर्ट्स स्ट्रीम, लाइक कन्नड़ा है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है या जो है संस्कृत है, हमारे ग्रेजुएशन में ही होनी चाहिए। इसके साथ जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले इकोनॉमिक्स रखें या पॉलिटिकल साइंस रखें या हिस्ट्री रखें, ज्योग्राफी रखें, सोशियोलॉजी रखें, ये सब्जेक्ट्स उनके कंपलसरी साथ में उसके होना है। उसके साथ इन पूरे सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स स्कोर आपका होना। अगर कंसर्न लैंग्वेज लिए हैं, लैंग्वेज उर्दू है आपकी, तो 50% मार्क्स उसमें होना ही होना है ग्रेजुएशन लेवल पे। और उसके साथ जो है मेथड ऑफ टीचिंग जो हो बीएड में, वो उसमें भी जो है आपके 50% मार्क्स होना ही होना है एग्रीगेट में। आप समझिए कि जो है क्या मालूम है, एग्रीगेट में हिस्ट्री है आपका मेथड, तो मेथड में जो 50% मार्क्स आपके जो करंट सेमिस्टर्स हैं या ईयर है उसके अंदर, पूरे जो ईयर्स के अंदर वो 50% मार्क्स आप स्कोर करना ही करना है। अब आर्ट्स का तो ये मामला हो, साइंस स्ट्रीम वाले क्या है, साइंस स्ट्रीम वाले जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस जो पढ़ते हैं, यानी जो मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर जो अपॉइंट होते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस दोनों जो है फिजिक्स मैथ्स पढ़े हुए कैंडिडेट, साथ में केमिस्ट्री या जो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एक इन वन सब्जेक्ट उसके साथ आपको पढ़ना है जो कैंडिडेट जो है मैथ्स या फिजिक्स करते हैं। उसके साथ जो है और एक कंडीशन जो हमारे पास है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। अब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी हमारे पास अब टीचिंग फील्ड में आएंगे। वैसे तो प्राइवेट स्कूल्स में वो लोग पढ़ाते ही रहते हैं। गवर्नमेंट ने जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट को इंजीनियर्स के दूर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो वो लोग भी आएंगे। तो उनका क्या है, तो उनके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट 3 इयर्स, यानी इंजीनियरिंग के जो 4 ईयर कोर्स है उसके फर्स्ट 3 इयर्स में मैथ्स एक सब्जेक्ट उनका रहना, साथ में एक सेकेंड जो बाकी के जो रेस्ट यानी और एक जो फाइनल ईयर रहता है वहां पर जो है उनका अप्लाइड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट वो रहना ही रहना है। अगर वो नहीं रहा तो एलिजिबल नहीं। इन सब्जेक्ट में 50% मार्क्स उनके एग्रीगेट होना, मैथ्स और अप्लाइड मैथ में 50% मार्क्स एग्रीगेट कंपलसरी होना है। अप्लाई मैथ्स रहेगा 3 इयर्स, 4 ईयर में अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद प्रैक्टिस मेथड जैसे डीएड जो है वो बीएड किए हों तो उनका जो है वहां पर भी जो है क्या मालूम है एटलीस्ट मैथ्स यानी तो जो है कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे जो है क्या मालूम है ऊपर दिखाया गया है वो जो है एज ए सब्जेक्ट वहां पे जो मेथड अपना पढ़ना है बीएड में एटलीस्ट विद द 50% मार्क्स। उसके बाद ग्रेजुएट विद द केमिस्ट्री एंड अदर 2 सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी, जोलॉजी, इनके साथ अगर आपका है मैथमेटिक्स इन 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएट विद द 50% एग्रीगेट। अगर नहीं 3 इयर्स ग्रेजुएट में पढ़े हैं दूसरे सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री पढ़े हैं उसके साथ मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो ये कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन मेथड मस्ट बी एटलीस्ट इन 1 सब्जेक्ट, यानी ऊपर जो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं हमारे पास बॉटनी, जोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये या बॉटनी है, जोलॉजी है, ये पूरे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आपका मेथड रहना कहाँ पर आपके जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन में इंजीनियरिंग के से लिए। उसके बाद फॉर सोशल स्टडीज है, सोशल स्टडीज के जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास जो अलग अलग कैंडिडेट्स आते हैं, बीबीएम से कैंडिडेट आए हैं, बीकॉम से कैंडिडेट आए हैं, वैसे कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए। 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल एट 3 इयर्स ग्रेजुएशन, मीन्स 2 सब्जेक्ट तो ऑप्शनल रहना, हिस्ट्री रहना, इकोनॉमिक्स रहना, ज्योग्राफी रहना, पॉलिटिकल साइंस रहना, सोशियोलॉजी रहना, या उसके साथ जो है लैंग्वेज भी एक होना है एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज कन्नड़ा है, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, कोंकण है, संस्कृत है। तो ये पूरे उनके लिए अप्लाई होगा और पूरे सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट उनका जो है 50% रहना। मार्क्स लैंग्वेज में रहे तो लैंग्वेज में 50% करना है। ये जो है सिर्फ बता रहा हूं मैं एप्लीकेशन डालने के लिए, वो जो एप्लीकेशन डालने के बाद जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के पेपर 1, 2, 3 वो अलग है, उसका हिस्सा अलग है, वो हिस्से को ये हिस्से के साथ मत जोड़िए। सो नाउ नेक्स्ट, ये कंडीशंस जितने भी जहां भी 50%, 50%, 50% आ रहा तो एक बात नोट करो भाई, ये कैटेगरी 1 वालों के लिए अप्लाई नहीं है।
45% रहे तो बस, SC ST के लिए अप्लाई नहीं है, उन्होंने भी 45% स्कोर रहा तो बस, कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई नहीं, फिजिकल हैंडीकैप जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं वो लोगों के लिए भी कंडीशन अप्लाई नहीं, उन्होंने 45 स्कोर उनका एग्रीगेट रहा तो बस किस्सा खत्म। उसके बाद जो एक चीज़ है और एक बार बोलता हूं मैं, ऑब्जेक्शंस हमें डालना है सर, वो कौन सा प्रोसीजर है, तो आप जो ऑब्जेक्शन जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डाल सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, MS बिल्डिंग, डॉक्टर अंबेडकर रोड, BR अंबेडकर रोड, बेंगलुरु 560001, यानी 560001, यानी 000 के बाद 1, ये आपका पिन कोड है। ये पिन कोड पर आप जो है प्रिंसिपल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, डॉक्टर BR अंबेडकर रोड, बेंगलुरु MS बिल्डिंग का एड्रेस पे आप जो है डाल सकते हैं। सो तमाम चीज़ें जो है मैंने रूल्स के हिसाब से, ड्राफ्ट रूल्स के हिसाब से मैंने तमाम चीज़ें बताई हैं। आने वाले जो भी जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर रहेगा मैं बताऊंगा। फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बता सकते हैं। हमारे गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी चैनल के थ्रू हम ना सिर्फ IAS, KPSC, ग्रुप C, KAS या जो KTET, CTET, UPTET, महाराष्ट्र TET, आंध्र प्रदेश TST और दूसरे जो है AE, JEE, SDA, FDA एग्जामिनेशन के कोचिंग के लिए जो है वीडियोस डाल रहे हैं, बल्कि साथ में ही जो है ड्राफ्ट रूल्स, CNR रूल्स, इस तरह के वीडियो भी हम बना रहे हैं ताकि जो है जो एस्पिरेंट हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, एक जो है लीगल एडवाइस मिले। मेरा ज़ाती तजुर्बा भी रहा है, मैंने 3 टाइम्स जो है ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर का एग्जाम क्लियर किया है, 3 टाइम्स मैं सिलेक्शन हुआ हूँ, लेकिन वहाँ पे 27,650 जो पे स्केल था वो कम था। अब जो प्रेजेंट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो पे स्केल ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने ये इसको चूज़ किया, वो पोस्ट को मैंने छोड़ दिया है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो एस्पिरेंट उर्दू मीडियम से आ रहे हैं या इंग्लिश टीचर अप्लाई कर रहे हैं वो लोगों को सहूलत हो, वो हमारे जितने भी जो है उर्दू जानने वाले तबका है या उर्दू से अप्लाई करने वाला या उर्दू से रग़बत रखने वाला तबका है, उन लोगों के मालूमात के लिए ये वीडियो बनाया गया। इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह का जो है सरकार पर या किसी जो है रूल्स पर जो है आवाज़ उठाना या उंगली उठाना नहीं है, बस इसका मकसद यही है कि जो है हम इस जो वीडियो के तरह इससे हम जो है अवाम तक यानी जो है जो एस्पिरेंट है, जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन तक मालूमात पहुंचाना ही असल मकसद है। बस आखिर में और एक बार ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक फॉरवर्ड करें, ज़्यादा ग्रुप में फॉरवर्ड करें और जो है मेरे चैनल यानी गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो को पूरा देखें। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार देखें। थैंक यू।